गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज से अपन लोग 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास के अंदर अपन फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से। चैप्टर का नाम है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र यानी कि चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे चार्ज यानी कि आवेश के बारे में। अच्छा बेटा, आपने 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास में कोई भी पदार्थ है तो वो पदार्थ 3 मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ होता है। और वो 3 मौलिक कण क्या क्या होते हैं? एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन, एक आपका होता है प्रोटॉन और एक आपका होता है न्यूट्रॉन। आपको यह भी पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको अपन शॉर्ट के अंदर लिखेंगे -e। ई यहाँ पर एक संख्या है जिसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को अपन लोग क्या लिख रहे हैं बेटा? -e। तो बताइए प्रोटॉन का आवेश क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा हमारे पास में +e। उसके बाद में न्यूट्रॉन उदासीन होता है और उसका आवेश कितना होता है? 0। तो इतनी बात तो अपने को समझ में आनी चाहिए कि जो भी वस्तु के ऊपर आवेश होगा उस आवेश के अंदर न्यूट्रॉन का कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का आवेश तो कितना होता है बेटा? 0। जो भी वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न होगा उसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही योगदान होगा। अच्छा बेटा, अब यहां पर मैं आपके सामने 3 स्थितियां बता रहा हूं। पहली, न्यूट्रॉन को मैं हटा रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि हमारे पास में वस्तु के अंदर 2 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। पहली स्थिति, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Ne का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो। चलिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट किसी वस्तु के पास में 100 तो इलेक्ट्रॉन है और 100 ही प्रोटॉन है। तो बताइए इस वस्तु का आवेश कितना होगा? बेटा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना था? -e। तो 100 इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो जाएगा? -100e। 100 प्रोटॉनों का आवेश कितना हो जाएगा? प्लस का 100e। तो बताइए टोटल करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? 0। और यदि Q बराबर 0 है तो इस वस्तु को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? उदासीन वस्तु। चलिए ये तो वस्तु आवेशित नहीं है, उदासीन वस्तु है। अब अपन लोग एक काम करते हैं, सभी प्रोटॉन जो होते हैं वो आपके नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए नाभिक के अंदर से प्रोटॉन को निकालना असंभव है। 3 चीजें थी बेटा। न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनका आवेश कितना होता है? 0। उसके बाद में क्या है? प्रोटॉन। लेकिन सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां स्थित होते हैं? नाभिक में। और नाभिक के अंदर नाभिकीय बल लगता है जो कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। तो वहां से इतना प्रबल बल लगा करके प्रोटॉन को वहां से बाहर निकालना संभव नहीं है। तो हमारे पास में एक ही चीज है, इलेक्ट्रॉन। अब अपन इलेक्ट्रॉन के साथ 2 चीजें कर सकते हैं, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें। तो यदि आप इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दोगे यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या कर दो? कमी। या फिर हम इस वस्तु को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दे यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या कर दें? वृद्धि। सिंपल सी बात है बेटा। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है? ऋण आवेश। तो यदि हमने इलेक्ट्रॉन कम कर दिए इसका मतलब माइनस को क्या कर दिया? कम। तो बताइए नेट आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव यानी कि धनावेशित। और यदि हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर दिया? ज्यादा। तो इस स्थिति में ऋणावेश क्या हो जाएगा? ज्यादा। और नेट आवेश आपका क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमारे पास में 3 स्थितियां बन रही है बेटा, ध्यान से देखिए। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही हो यानी कि जितना प्लस उतना ही माइनस, तो बताइए नेट आंसर क्या आएगा? 0। ये वस्तु क्या हुई? उदासीन, अभी तक आवेशित नहीं हुई है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए? कम, और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाए? ज्यादा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम यानी कि माइनस वाली संख्या कम है और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब प्लस वाली संख्या ज्यादा है। तो बताइए नेट आंसर कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव। और इस स्थिति में वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित। तीसरी स्थिति, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कर दें? ज्यादा, और प्रोटॉनों की संख्या क्या रह जाए? कम। तो अब माइनस ज्यादा हो गया और प्लस क्या रह गया? कम। तो इस स्थिति में आंसर कैसा आएगा? ऋणावेशित। हमें इस स्थिति से मतलब नहीं है, यहां पर वस्तु आवेशित नहीं है। आवेश केवल इन 2 स्थितियों में उत्पन्न हुआ है, एक बार धनावेश और एक बार ऋणावेश। तो इन शॉर्ट हम आवेश की परिभाषा क्या बोल सकते हैं? सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि का होना ही आवेश कहलाता है। किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि का होना ही क्या कहलाता है? आवेश। आप अच्छे से याद कर लो, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो आवेश कैसा होगा? धनावेश। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो आवेश कैसा होगा? ऋणावेश। अच्छा बेटा, ये आवेश की पहली परिभाषा हो गई, वो आपके नोट्स में लिखी हुई है। अथवा
दूसरी परिभाषा मैं अभी आपको और बोल के बता रहा हूं, ये परिभाषा अभी आपको समझ में नहीं आएगी, आगे के चैप्टर्स में आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएगी। यदि कोई वस्तु आवेशित है तो आवेश किसी वस्तु का या पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण यह वस्तु विद्युत क्षेत्र को अपन शॉर्ट में लिखते हैं ई से, और चुंबकीय क्षेत्र को अपन शॉर्ट में लिखते हैं बी से। तो जिस गुण के कारण यह वस्तु विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है अथवा अनुभव कर सकती है, पदार्थ का वह गुण ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अभी आप दूसरी परिभाषा एक बार लिख के छोड़ देना, अभी अपने को दूसरी परिभाषा पर ध्यान नहीं देना है, इसकी बात अपन आगे डिटेल में करेंगे, अभी आप सिर्फ इस परिभाषा पर ध्यान दो। हाँ बेटा, तो शॉर्ट में अपन क्या बोल सकते हैं? आवेश क्या है? एक मिनट, यदि मैं आपसे ये कहूं कि एक वस्तु कितनी अवस्थाओं में हो सकती है, तो वस्तु की कितनी अवस्थाएं संभव है? 3। यदि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हो तो उदासीन, यदि इलेक्ट्रॉन कम हो और प्रोटॉन ज्यादा हो तो धनावेशित, और यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और प्रोटॉन कम हो तो ऋणावेशित। तो वस्तु की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? 3, उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित। लेकिन आवेश केवल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहली स्थिति में वस्तु आवेशित नहीं है, कौन कौन सा? धनावेशित इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण। तो इन शॉर्ट विद्युत आवेश क्या होता है? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि का होना ही विद्युत आवेश कहलाता है। अब अपन लोग पढ़ रहे हैं आवेश के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश को जनरली अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो आपका आवेश है वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है और ये अदिश है, यानी कि इसके अंदर दिशा नहीं होती है, केवल इसका मान ही होता है। ये तो सिंपल सी चीज आपको याद करनी है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवेश के मात्रक। आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं और उनके मध्य क्या क्या संबंध होता है, ये सारे मात्रक और उनके मध्य संबंध आपको अच्छे से याद करने हैं। हाँ बेटा, सबसे पहली चीज, आवेश की परिभाषा अपन कैसे बना सकते हैं? आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी धात्विक तार में आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है, यानी कि विद्युत धारा I बराबर क्या होगी? Q/T। तो बताइए अपन लोग Q बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? IT। चलिए, अगर Q बराबर अपन ने IT लिखा है तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसका SI मात्रक। SI मात्रक अपन कैसे निकालेंगे? यहाँ RHS पर ध्यान दो आप। Q बराबर क्या था? IT। तो RHS में I क्या है? धारा। धारा का SI मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर। और T क्या है? समय। समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका SI मात्रक क्या आ गया बेटा? एम्पियर सेकंड। लेकिन इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं बेटा? कूलाम। और आपको यही वाला ध्यान में रखना है। अब मैं आगे से आपको कभी भी पूछूं कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो SI मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। अच्छा, CGS मात्रक डायरेक्टली याद करना है। ESU का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत इकाई, या इसी का दूसरा नाम है स्टेट कूलाम, या उसी का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन। ये तीनों एक ही चीज है। तो SI मात्रक हो गया कूलाम और CGS मात्रक हो गया आपके पास में ESU या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। और एक कूलाम बराबर होता है आपके पास में 3 × 10⁹ ESU। दोनों के मध्य रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आवेश के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। अन्य मात्रक क्या क्या होते हैं बेटा? एक होता है EMU। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU का मतलब क्या था बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और EMU का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक EMU जो होता है वो 10 कूलाम के बराबर होता है। इसके अलावा इसका मात्रक होता है एम्पियर आवर। एक मिनट बेटा ध्यान दो, एम्पियर आवर कैसे आया? आप वापस यहीं पर जाओ। Q बराबर क्या था? IT। यदि मैं I का मात्रक तो एम्पियर ही रखूं, बट T समय का मात्रक आवर ले लूं, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा बेटा? एम्पियर आवर। और एक एम्पियर आवर जो होता है वो 3600 कूलाम के बराबर होता है। एक मिनट देखते हैं ये कैसे आया। एक को रहने दो, एम्पियर को रहने दो। आवर, क्या एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं क्या? एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस आवर की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा? 3600 सेकंड। तो 3600 बाहर आ जाएगा और बचा हुआ एम्पियर सेकंड जो है वो शॉर्ट में आपका क्या बन जाएगा? कूलाम। तो एक एम्पियर आवर बराबर कितना होता है बेटा? 3600 कूलाम। सबसे इंपॉर्टेंट फैराडे। सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक क्या है बेटा? फैराडे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक फैराडे क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फैराडे से रिप्रेजेंट करते हैं। वापस ध्यान दो बेटा, 1 मोल का मतलब किसी भी चीज का 1 मोल होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर
कुल मिलाकर के एवोगाद्रो संख्या यानी कि 6.023 गुणा 10 की घात 23 के बराबर वो चीजें हैं। तो एक फैराडे का मतलब क्या होगा, 6.023 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा, इससे अपन मल्टीप्लाई कर दें। जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है लगभग 96,500 कूलम। ओके बेटा, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, आपने आवेश की कितने मात्रक पढ़े। सबसे पहला एसआई मात्रक कूलम, उसके बाद सीजीएस मात्रक ईएसयू या स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, इसके बाद में तीसरा मात्रक पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू, चौथा मात्रक आपने पढ़ा एम्पियर आवर और पांचवा मात्रक आपने पढ़ा फैराडे। यदि इन सारे मात्रकों पर आप ध्यान दो तो आप यहां से स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज, जब 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू एक साथ मिलते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है बेटा, 1 कूलम। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि ईएसयू छोटा मात्रक है और कूलम क्या है, उससे बड़ा मात्रक है, क्योंकि 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू जब एक साथ मिलेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा बेटा, 1 कूलम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब 10 कूलम एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 ईएमयू। तो ईएमयू कूलम से भी बड़ा हो गया। जब 3600 कूलम एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर ईएमयू से भी बड़ा हो गया। और जब 96,500 कूलम एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, फैराडे। तो फैराडे क्या हो गया, इसका सबसे बड़ा मात्रक। अब ध्यान से सोचो बेटा, सबसे छोटा मात्रक कौन सा था, ईएसयू। 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू एक साथ मिले तो क्या बना, कूलम। तो कूलम बड़ा हो गया। फिर 10 कूलम एक साथ मिले तो क्या बना, ईएमयू, वो और बड़ा हो गया। 3600 कूलम एक साथ मिले तो क्या बना, एम्पियर आवर, वो और बड़ा हो गया। और 96,500 कूलम एक साथ मिले तो क्या बना, फैराडे, तो वो क्या हो गया, सबसे बड़ा। तो यदि हम दिमाग में सोचें तो इस आवेश की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है बेटा, ये वाला ईएसयू या फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बेटा, फैराडे। अगला गुण अपन पढ़ रहे हैं आवेश के प्रकार। बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रकृति में केवल 2 ही प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। एक आपका होता है धनावेश, जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण उत्पन्न होता है, और दूसरा आपका होता है ऋणावेश, जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। अच्छा बेटा, सिंपल सी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये भी आप सब जानते हो कि यदि समान प्रकृति के बिंदुवत आवेश होंगे तो उनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान समान के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण, लेकिन वो आवेश बिंदुवत होने चाहिए। अच्छा, और विपरीत प्रकृति के बिंदुवत आवेशों के मध्य क्या होगा बेटा, आकर्षण। चलो ठीक है, आप थोड़ा सा एक बार देख लो। यदि आपके पास में एक प्रोटॉन और अल्फा कण एक दूसरे के पास में रखे जाएं तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है, आपको इसका पता है। और इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं आवेश को प्लस ई का मतलब है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। यदि किसी को पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण भी धनावेशित ही होता है, लेकिन इसका आवेश प्रोटॉन का जस्ट डबल होता है, यानी कि प्लस का 2 ही होता है। चलो एक बात, मान की बात अपन बाद में कर लेंगे। प्रोटॉन और अल्फा कण दोनों आपके क्या है, प्लस प्लस, इसलिए इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन मान लो एक प्रोटॉन हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, तो प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, ऋणावेशित, तो उनके मध्य क्या होगा आपके पास में, आकर्षण। ओके बेटा, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको 3 वस्तुएं दे रहा हूं। एक वस्तु हमारे पास में है उदासीन, M0 का मतलब क्या है बेटा, उदासीन। दूसरी है M- ऋणावेशित, और तीसरी है M+ यानी कि धनावेशित। तो थोड़ा सा सोच के देखो, यदि हमारे पास में एक उदासीन वस्तु है, हमें इसको ऋणावेशित करना है, तो ऋणावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि, यानी कि हम वस्तु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे। तो बताओ, अगर अपन वस्तु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी क्या होगी, वृद्धि। और यदि हमें उत्पन्न करना है धनावेश, तो धनावेश उत्पन्न करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या करेंगे, कमी। और अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी करेंगे तो इसके द्रव्यमान में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कमी। इसका मतलब ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, सबसे ज्यादा, उसके बाद में उदासीन वस्तु का, और उसके बाद में धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान होगा। चलिए बेटा, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान में कमी या वृद्धि जो होती है वो बहुत ही अल्प होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो अपन पढ़ रहे हैं, आवेश के प्रभाव। इस गुण पर आप विशेष रूप से ध्यान देना बेटा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनिए।
यदि हमारे पास में कोई बिंदुवत आवेश है Q, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं और स्मॉल q भी लिख सकते हैं, तो वो आवेश या तो क्या रहेगा स्थिर, स्थिर का मतलब उसका वेग क्या होगा 0, या फिर वो आवेश क्या करेगा गति। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब आवेश गति करेगा तो गति के दौरान भी दो चीजें हो सकती है, या तो गति के दौरान उसका वेग क्या रहे नियत, या फिर गति के दौरान उसका वेग नियत नहीं रहे, यानी कि वेग क्या हो रहा हो परिवर्तित। तीनों चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। पहली स्थिति आवेश स्थिर रहे, जब आवेश स्थिर रहता है तो उसके चारों ओर एक ही क्षेत्र उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ई से। यदि आवेश गतिशील है लेकिन वो नियत वेग से गति कर रहा है तो उसके चारों ओर दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B। और लास्ट, यदि आवेश गतिशील है परंतु उसका वेग नियत नहीं है, नियत नहीं होने का मतलब उसका वेग क्या है परिवर्तनशील है, और यदि परिवर्तनशील वेग से गति कर रहा है उस स्थिति में उसके तीन प्रभाव होते हैं। वो विद्युत क्षेत्र E भी उत्पन्न करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र B भी उत्पन्न करता है, और इसके साथ साथ EMW, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। ये तीनों प्रभाव आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बेटा, इस छठवें गुण से संबंधित मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सुनो बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास में एक Q आवेश है जो कि एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। एक समान वृत्तीय गति करने का मतलब एक फिक्स स्पीड से, फॉर एग्जांपल अपन इसकी स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इस प्रकार से वृत्तीय गति कर रहा है। तो आपको बताना है कि इस आवेश के कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे, यानी कि ये पहली स्थिति वाला प्रभाव उत्पन्न करेगा, दूसरी स्थिति वाला प्रभाव उत्पन्न करेगा, या तीसरी स्थिति वाला प्रभाव उत्पन्न करेगा। ध्यान से देखना बेटा, इतनी चीज तो आपके सामने है कि आवेश गति कर रहा है तो पहला प्रभाव तो उत्पन्न नहीं होगा, या तो दूसरा प्रभाव उत्पन्न करेगा या फिर तीसरा प्रभाव उत्पन्न करेगा। यहां कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा? जल्दबाजी में कभी कभी ये सोच लेते हैं कि v का मान यहां पर भी जैसे, यहां पर भी जैसे, यहां पर भी जैसे, इसका मतलब वेग क्या हो गया नियत, तो ये केवल विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन एक्चुअल में यहां पर ऐसा नहीं होगा। वेग की बात अपन कर रहे हैं और वेग v जो है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसके अंदर मान और दिशा दोनों उपलब्ध होंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहां इसका वेग कितना था 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी कितना था 10, और यहां पे भी कितना है 10, एक समान वृत्तीय गति के दौरान। लेकिन इस वेग की दिशा लगातार क्या हो रही है चेंज, और अगर वेग की दिशा चेंज हो रही है तो इस वेग को हम क्या कहेंगे परिवर्तनशील। और अगर वेग परिवर्तनशील है तो यहां पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा ये वाला। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे कि यह विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगा, क्योंकि इस वेग की दिशा क्या हो रही है परिवर्तित हो रही है। अगला गुण क्या है? सातवां गुण, आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है परंतु द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। थोड़ी सी सोचने वाली चीज है, यहां पर ध्यान से समझना बेटा। पहली चीज, आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है, बिल्कुल। थोड़ा सा दिमाग में सोचो, हमारे पास में एक उदासीन वस्तु है। कैसी वस्तु है बेटा? उदासीन। यदि हमारे पास में उदासीन वस्तु है तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान तो होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, लेकिन उदासीन है इसका मतलब आवेश नहीं होगा। तो द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है, तो बिना आवेश के भी द्रव्यमान का अस्तित्व तो संभव है। परंतु इसका उल्टा, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि यदि हमारे पास में द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान नहीं है इसका मतलब हमारे पास में वस्तु ही नहीं है। तो यदि हमारे पास में वस्तु नहीं है तो हम किसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि करेंगे और किसके ऊपर आवेश उत्पन्न करेंगे? तो ऐसा संभव नहीं होगा। वापस से इस दोनों चीजों पर ध्यान दो। यदि आवेश नहीं हो और द्रव्यमान हो, ऐसा संभव है। उदासीन वस्तु के पास आवेश नहीं होता है लेकिन उसका द्रव्यमान होता है। परंतु इसका उल्टा, हमारे पास में द्रव्यमान नहीं हो इसका मतलब वस्तु हमारे पास में है ही नहीं लेकिन उसके ऊपर आवेश आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है बेटा, इसको ध्यान से समझो।
एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को सदैव आकर्षित करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वस्तुएं कितनी स्थितियों में रह सकती है, 3 स्थितियों में, या तो उदासीन, या धनावेशित, या फिर ऋणावेशित। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि धनावेश धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित। ऋणावेश ऋणावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। धनावेश ऋणावेश को क्या करेगा, आकर्षित। लेकिन अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि यदि हमारे पास में एक धनावेश हो, प्लस क्यू हो, और उसके सामने मैं क्या रख दूं, उदासीन वस्तु, तो क्या होगा। और यदि किसी ऋणावेश के सामने उदासीन वस्तु रख दूं तो क्या होगा। आप बात को पहले याद कर लो, आवेशित वस्तु चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, यदि उसके सामने आप उदासीन वस्तु रखोगे तो वो वस्तु उसकी तरफ आकर्षित ही होगी। क्यों आकर्षित होगी, समझिए बेटा। जब ये प्लस क्यू उदासीन वस्तु के पास में जाता है तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, उदासीन वस्तु के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, ऋणावेशित। तो बताओ प्लस जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ यानी कि माइनस को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर माइनस को अपनी तरफ खींचेगा तो इधर क्या बन जाएगा बेटा, आपका माइनस, और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, उधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्लस। एक मिनट उधर देखो, जब माइनस क्यू को पास में लेके जाओगे तो माइनस क्यू उदासीन वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। ये माइनस और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, माइनस, तो ये माइनस इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो इधर के इलेक्ट्रॉन दूर उधर चले जाएंगे तो इधर क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस, और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो इधर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस। ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेरण। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेरण। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अच्छा बेटा, अब आप ध्यान दो, प्लस क्यू ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया, यानी कि माइनस को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये क्या बन गया, माइनस, और वो क्या बन गया, प्लस। अच्छा बेटा, अब आप ध्यान से देखो, ये प्लस इस माइनस को तो क्या करेगा, आकर्षित, और ये प्लस उस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इतनी बात समझ में आती है। लेकिन चूंकि इस प्लस 2 के सापेक्ष ये माइनस पास में है, माना कि यहां ये बल लग रहा है F1 और यहां ये बल लग रहा है F2, क्या इस F1 का मान F2 से ज्यादा होगा क्या, क्यों, क्योंकि ये F1 माइनस पर लग रहा है और ये माइनस इस प्लस क्यू के क्या है, ज्यादा पास में है, इसलिए F1 का मान क्या होगा, पास वाला बल क्या होगा, ज्यादा। F1 का मान F2 से ज्यादा होगा, और यदि F1 F2 से ज्यादा है तो जो नेट बल लगेगा वो F1 की दिशा में यानी कि अंदर की तरफ लगेगा, जिससे ये वस्तु इधर की तरफ क्या हो जाएगी, आकर्षित। सेम वही चीज यहां पर है, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित, और ये माइनस इस माइनस को यहां से क्या करेगा, प्रतिकर्षित। जस्ट अपन आगे बढ़ेंगे, और मैंने आपको पहले से 11वीं क्लास में बताया भी था कि आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां दूरी कम है तो ये वाला बल क्या होगा, ज्यादा, और यहां दूरी ज्यादा होगी तो ये वाला बल क्या हो जाएगा, कम। तो ये वाला बल ज्यादा है और ये वाला बल क्या रह गया, कम। तो नेट बल क्या इधर ही लगेगा क्या, और अगर नेट बल इधर लगेगा तो ये वस्तु को क्या करेगी, आकर्षित। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मैं सारी चीजें एक साथ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। प्लस क्यू और प्लस क्यू क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, कोई डाउट नहीं है, समान प्रकृति के हैं। माइनस क्यू और माइनस क्यू, लेकिन ये बिंदुवत होने चाहिए। माइनस क्यू और माइनस क्यू क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, समान प्रकृति के हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या करेंगे, आकर्षित, विपरीत प्रकृति के हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लस क्यू और उदासीन, बताओ बेटा, प्लस क्यू और उदासीन क्या करेंगे, आकर्षित। माइनस क्यू और उदासीन क्या करेंगे, आकर्षित। ये पूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैं वापस से बोल रहा हूं, प्लस क्यू प्रतिकर्षित, माइनस क्यू प्रतिकर्षित, प्लस क्यू आकर्षित, प्लस क्यू उदासीन आकर्षित, माइनस क्यू उदासीन आकर्षित। यानी कि एक उदासीन वस्तु आवेशित वस्तु की तरफ हमेशा आकर्षित ही होती है। हाँ बेटा, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी उसी से संबंधित क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझिए। हमारे पास में 5 गेंद, 5 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, उनके ऊपर नंबरिंग की गई है। क्वेश्चन में हमें पहले से दे रखा है कि 2 और 3 ये दोनों गेंदें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, 4 5 ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, लेकिन 2 4 को, 1 3 को और 1 5 को, इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण। तो आपको बताना है कि पहली गेंद की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि पहली गेंद धनावेशित होगी, ऋणावेशित होगी या उदासीन होगी। चलिए बेटा सुनिए, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 और 3 एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और आपको पता है कि 2 वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कब करती हैं, जब उनके ऊपर समान प्रकृति का आवेश हो।
चलिए अपन एक ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं कि 2 को भी अपन क्या मान लेते हैं प्लस और 3 को भी अपन क्या मान लेते हैं प्लस। अपन 1 बाई 1 चल रहे हैं। सबसे पहले अगर 2 और 3 दोनों को प्लस प्लस मान लिया तो बताओ हमारी पहली शर्त पूरी हो गई कि इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। ओके बेटा नेक्स्ट, अब अपन आगे चलते हैं। पहले एक बार अपन यहां चलेंगे, 2 और 4 के मध्य क्या होना चाहिए बेटा, आकर्षण। तो 2 प्लस है तो एक बार के लिए 4 को अपन क्या मान लेते हैं बेटा, माइनस। तो यदि आपने 4 को माइनस मान लिया तो बताओ 2 और 4 के मध्य क्या हो जाएगा, आकर्षण। चलो बेटा ये भी शर्त अपनी पूरी हो गई। चलिए अब वापस उधर चलते हैं एक बार। 4 और 5 के मध्य क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण। आप 4 को पहले ही माइनस मान चुके हो, तो अब बताओ यदि 4 और 5 के मध्य प्रतिकर्षण हो तो क्या 5 प्लस हो सकती है क्या, नहीं। क्या 5 उदासीन हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि उदासीन भी ऋणावेशित वस्तु की तरफ क्या होगी, आकर्षित। यदि 4 और 5 के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो अगर 4 माइनस है तो 5 को भी क्या होना पड़ेगा, माइनस, तभी माइनस माइनस के मध्य प्रतिकर्षण होगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैंने इन दोनों को प्लस प्लस माना और मैंने इन दोनों को माइनस माइनस माना, तो हमारी पहली शर्त पूरी होगी। वापस यहां से स्टार्ट कर लीजिए बेटा। 2 और 3 के मध्य क्या होना चाहिए था, प्रतिकर्षण, बिल्कुल प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा। 4 और 5 के मध्य क्या होना चाहिए था, प्रतिकर्षण, बिल्कुल 4 और 5 माइनस माइनस से प्रतिकर्षण होगा। 2 और 4 के मध्य क्या होना चाहिए, आकर्षण, बिल्कुल 2 और 4 प्लस और माइनस है तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 और 3 के मध्य क्या होना चाहिए, आकर्षण, और 1 और 5 के मध्य भी क्या होना चाहिए, आकर्षण। अब ध्यान से देखना बेटा, आंसर यहीं से आएगा। ये 1 जो है वो 3 के साथ भी क्या होनी चाहिए, आकर्षित, और ये 1 5 के साथ भी क्या होनी चाहिए बेटा, आकर्षित, तभी तो दोनों शर्तें पूरी होगी। अच्छा बेटा हमें 1 की प्रकृति पता करनी है। 3 क्या है, प्लस। यदि इस प्लस के हिसाब से सोचे और हमें 1 को आकर्षित करना है तो 1 को हम क्या मान सकते हैं, माइनस। लेकिन अगर आप माइनस मान लोगे तो फिर क्या माइनस जो होगा 1 का, क्या वो इस 5 माइनस वाले के साथ में आकर्षण करेगा क्या, नहीं, फिर वो तो उसके साथ में क्या करेगा, प्रतिकर्षण। और यदि उसके हिसाब से तुमने ये माइनस है, अब अगर तुमने इसको आकर्षण कराने के लिए प्लस मान लिया तो फिर वो 3 प्लस प्लस के साथ क्या करेगा, प्रतिकर्षित। हमें एक कौन सी वस्तु चाहिए जो कि इस 3 यानी कि प्लस की तरफ भी आकर्षित हो और 5 यानी कि माइनस की तरफ भी आकर्षित हो, और ऐसी वस्तु केवल कौन सी हो सकती है, उदासीन वस्तु ही हो सकती है। हर उदासीन वस्तु धनावेशित वस्तु की तरफ भी आकर्षित होती है, अपन ने पीछे पढ़ा है, और हर उदासीन वस्तु ऋणावेशित वस्तु की तरफ भी आकर्षित होती है। तो ये पक्का है कि 1 को क्या होना पड़ेगा, उदासीन होना पड़ेगा।